हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को शुरू किया था और हमने स्टार्टिंग के 4 सेक्शंस को भी डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ और सेक्शंस को देखने वाले हैं। बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। तो वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा। वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, अनअकैडमी प्लस पर मेरा जुडिशरी का जो कोर्स है वो 14th से स्टार्ट हो गया है, फ्रॉम 14th ऑफ जून। ठीक है ज़रा अब इसको समझिएगा। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है और इस चार्ट के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि पर्सन जो है वो एंटाइटल्ड है टू द पोजीशन। तो कहने का मतलब उसके पास टाइटल है और टाइटल दो तरीके से आ सकता है। ये टाइटल ओनरशिप से भी आ सकता है या फिर ये पोजीशन से भी आ सकता है। तो अगर एक प्रॉपर्टी का ओनर है और एक प्रॉपर्टी पे रह रहा है और उसके नेबर ने अगर उसको डिस्पोजेस कर दिया है, उसी की प्रॉपर्टी से उसे बाहर निकाल दिया है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है? उस केस में वो पर्सन जो है वो सेक्शन 5 की हेल्प ले सकता है, सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और फिर एक रेगुलर सूट फाइल करेगा अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और उसके थ्रू वो अपनी प्रॉपर्टी दोबारा क्लेम करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा क्लेम करेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना, अगर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है लेकिन वो पर्सन काफ़ी सालों से प्रॉपर्टी का पोजेशन इंजॉय कर रहा है। लेट्स से एक पर्सन है जिसके पास एक प्रॉपर्टी का पोजेशन है, वो पर्सन प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि सेक्शन 5 की जब हम बात करते हैं तब हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं, टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। और उस पर्सन को उसके नेबर ने उसी की प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया, हटा दिया, बाहर निकाल दिया, तो वो अपने नेबर के ऊपर जब केस फाइल करेगा सो दैट वुड बी बेस्ड ऑन पोजेशन। क्योंकि वो बोलेगा कि मेरे पास पहले इस प्रॉपर्टी का पोजेशन था और मुझे इस प्रॉपर्टी डिस्पोजेस कर दिया गया, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी का पोजेशन दोबारा मांगता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये देखिए, एक पर्सन है जो कि एंटाइटल्ड है टू द पोजेशन। पोजेशन किसका? तो पोजेशन है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ये देखिएगा जरा, वो एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो उसको होल्ड करता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में अगर उस पर्सन को इफ ही इज डिस्पोजेस्ड, इफ ही इज, उसको प्रॉपर्टी से कर दिया गया डिस्पोजिशन, तो अब वो पर्सन क्या करेगा? अब वो पर्सन, उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं सिवाय कोर्ट में जाने का। तो फिर वो एक सूट फाइल करेगा और वो सूट किस बारे में होगा? वो सूट होगा सूट फॉर इजेक्टमेंट। देन ही विल फाइल ए सूट फॉर इजेक्टमेंट। इज दैट क्लियर? तो वो इजेक्टमेंट के लिए सूट फाइल करेगा और कोर्ट को ये बोलेगा कि उस पर्सन को आप इस मेरी प्रॉपर्टी से निकालिए जिसने मेरी प्रॉपर्टी पे अपना कंट्रोल बना रखा है। ठीक है? और ये होता है किसके बेसिस पे? ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। और टाइटल के लिए मैंने आपको 2 क्राइटेरियाज बताए। एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ओनरशिप और दूसरा मैंने बताया पोजेशन। और यहाँ पे केस जो है वो कितने टाइम में फाइल हो सकता है? तो यहाँ पे केस फाइल हो सकता है विद इन 12 ईयर्स। विद इन 12 ईयर्स ये सेक्शन 5 कहता है कि 12 साल में वो केस फाइल कर सकता है। 12 साल का बेसिकली लिमिटेशन पीरियड है। गेटिंग माई पॉइंट? और ये लिमिटेशन पीरियड किसने बताया है? ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये लिमिटेशन एक्ट 1963 में बता रखा है। और अगर उसने 12 ईयर्स में केस फाइल नहीं किया तो अगर उसने 12 ईयर्स में केस फाइल नहीं किया तो उसे आप प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे वो जो सूट फाइल करता है इसको हम बोलते हैं दिस इज ए ऑर्डिनरी सूट। ऑर्डिनरी सूट होता है अंडर द जनरल लॉ एंड द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट ही हैज ए बेटर टाइटल। तो प्लेंटिफ को ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि उसके पास में एक बेटर टाइटल है। यहाँ पे जो मैंने वर्ड अभी यूज किया ऑर्डिनरी सूट, ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि सेक्शन 6 में ऑर्डिनरी सूट नहीं होता, सेक्शन 6 में समरी सूट हम बोल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है जब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको सेक्शन, राइट? सेक्शन 5 समझ में आया? तो अगर आपको सेक्शन 5 समझ में आ गया तो अब हम सेक्शन 6 की भी बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 6 अब किस बारे में बात करेगा? अगर आप सेक्शन 6 की लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको कई एस्पेक्ट्स समझ में आएंगे कि सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 6 भी बेसिकली यही बात करता है कि अगर किसी पर्सन को प्रॉपर्टी से क्या कर दिया गया है, प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो वो प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को दोबारा से क्लेम कर सकता है। ये बात सेक्शन 6 में लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ बताना चाहूँगा वो ये कि सेक्शन 6 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, इसमें अमेंडमेंट आ गया था। तो इसमें जो अमेंडमेंट आया वो अमेंडमेंट किसने किया? जो स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2018 है, उससे इस सेक्शन 6 में अमेंडमेंट आ गया है। और अमेंडमेंट आने की वजह से ये प्रोविजन कर दिया गया कि अब सेक्शन 6 में केस फाइल कौन कर सकता है, रेमेडी कौन क्लेम कर सकता है। तो ये बोल दिया कि जिसके पास कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है या जिसके पास एक्चुअल पोजीशन है, दोनों में से कोई भी केस फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6, अंडर सेक्शन 6। एजेंट भी यहां पे क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। तो बेसिकली रिलीफ कौन क्लेम कर सकता है, इस बात को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसका जो एरिया था उसको इंक्रीज कर दिया गया। सेक्शन 6 में ये मॉडिफिकेशन कर दी गई। तो मैंने यहाँ पे वर्ड बोला कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन। तो ये बातें मैं किसके लिए कह रहा हूँ? अभी अभी मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए थे, यही वाले वर्ड्स, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो चाहे एक्चुअल पोजीशन हो। मेरे यहाँ कहने का मतलब है मोर्गेजर, मोर्गेजी, ठीक है, उनमें से कोई भी केस फाइल कर सकता है, उनमें से कोई भी सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6। तो पहले सूट कौन फाइल कर सकता है, इसका लिमिटेड क्राइटेरिया था, इसमें लिमिटेशन थी, एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस थी कि अल्टीमेटली कौन केस फाइल करेगा अंडर सेक्शन 6। और ये कहा था कि भाई जिसके पास जो ओनर है वही केस फाइल कर सकता है, जो ओनर है वही केस फाइल कर सकता है। लेकिन बाद में जब अमेंडमेंट आया तो इसके एरिया को क्या कर दिया गया, इसके कौन फाइल कर सकता है इसको इंक्रीज कर दिया गया, इसमें और चीज़ें शामिल की गई, वही सेक्शन 6 कहता है। अब जब आप सेक्शन 6 को पढ़ेंगे, बैराक्ट से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली किस अमेंडमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा ज़रा, सेक्शन 6 जो बात करता है सूट बाय पर्सन, सूट बाय पर्सन dispossessed by immovable प्रॉपर्टी। एक ऐसा पर्सन है जिसको कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या कर दिया गया है, जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल सुनिएगा। जब आप सेक्शन 6 को बैराक्ट से पढ़ोगे, जब आप इसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन को पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें ट्विस्ट कैसे आ सकता है वो समझिएगा। सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक तो जब सेक्शन 6 की बात होती है तो लॉ में ये कहा गया है कि लॉ जो है वो बेसिकली वो पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन होना चाहिए था लेकिन प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं है, उसे ये कहा गया है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। ठीक है, आप कानून को, लॉ को अपने हाथ में मत लो, आप ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो कीजिए। आप कोर्ट के पास में जाइए, कोर्ट के पास में अपना प्लेंट रखिए और कोर्ट आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस दिलवा देगा। यही पर्पस है कि जिस पर्सन को डिस्पोजेस किया गया वो कोई गलत तरीका यूज़ नहीं करेगा, वो कोर्ट में आएगा और उसके बाद उसे प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा एक बात देखिएगा कि अगर किसी पर्सन ने,
ठीक है, अगर किसी पर्सन ने, ये सेक्शन 6 का ट्विस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये ट्विस्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप बेयर एक्ट से एक बार सेक्शन 6 को अच्छे से रीड करोगे। ठीक है, वो ट्विस्ट क्या है वो अभी बताता हूँ। थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट होना ज़रूरी होता है, तभी थोड़ा प्रोविज़न जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है। अब ये देखिए, अभी बताता हूँ मैं आपको। अब एक पर्सन है एंड सच पर्सन इज डिस्पजेस्ड, उसको उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया है। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आया और उसने आके बोला कि इस प्रॉपर्टी को खाली करो, ज़ोर ज़बरदस्ती मान लो उसकी प्रॉपर्टी से उसे हटा दिया गया। तो यहाँ पे चलो मैं अगर बोलता हूँ दैट विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर किसी पर्सन को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से विदाउट उसकी कंसेंट के हटा दिया गया है, तो अब वो पर्सन क्या करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बात और लिखी गई है, एक बात ये लिखी हुई है, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अगर एज पर लॉ किसी को हटाया गया है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से कि इजेक्टमेंट का सूट जो था वो फाइल किया था लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के अगेंस्ट में, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि टेनेंट को ये जो प्रॉपर्टी है इसको वेकेट करना है। तो ये तो एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यहाँ पे सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ प्रॉपर्टी से हटाया गया है तो उस केस में सेक्शन 6 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये केस लॉ है, इस केस लॉ को सुनिएगा और इससे पूरा सेक्शन 6 समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एक टेनेंट है और ठीक है, टेनेंट है और एक है लैंडलॉर्ड। ठीक है, मैं आपको केस लॉ का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं। अब लैंडलॉर्ड के सन की मैरिज है, ठीक है, उसके बेटे की शादी है जो लैंडलॉर्ड है। तो टेनेंट बोलता है कि आपके बेटे की शादी मतलब हमारे बेटे की शादी, ठीक है, हाँ आपका फैमिली मेम्बर है तो मतलब हमारा भी तो फैमिली मेम्बर हुआ ना, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, आपका बेटा हमारा भी फैमिली मेम्बर है, तो आप एक काम कीजिए, आप प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लीजिए। इज इट क्लियर। शादी में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक काम कीजिए, जिस घर में मैं रह रहा हूँ आप उसका पोजेशन कुछ दिनों के लिए ले लीजिए और अपनी बेटे की शादी का जो भी काम है उसको कंप्लीट कर लीजिए। लैंडलॉर्ड बोलता है ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे शादी के बाद में लैंडलॉर्ड की साइड से आता है रिफ्यूज़ल। अब लैंडलॉर्ड बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी का पोजेशन तुम्हें वापस नहीं दूंगा। अब उसकी साइड से रिफ्यूज़ल आता है तो टेनेंट बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं सेक्शन 6 जो है वो अप्लाई करूंगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, और प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो आपसे वापस ले लूँगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि उसको टेनेंट को जो प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया था, क्या उसकी कंसेंट थी ना, अपनी मर्जी से उसने वो प्रॉपर्टी, गेटिंग माई पॉइंट, अपनी मर्जी से उसने वो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसके किसकी थी, ओनरशिप किसके पास में थी, लैंडलॉर्ड के पास में थी, आई नो, लेकिन पोजेशन किसके पास में था, पोजेशन टेनेंट के पास में था। और वो जब अपनी कंसेंट से उस प्रॉपर्टी को दे रहा है अपने लैंडलॉर्ड को, तो उस केस में वो सेक्शन 6 का बेनिफिट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। तो सेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट क्या है, विदाउट हिज कंसेंट, अगर किसी पर्सन की कंसेंट के बिना उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा मांग सकता है। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो जिस पर्सन को डिस्पोजेस किया गया उसकी कंसेंट के बिना, अगर विद कंसेंट हुआ है तो फिर उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अब वो कोर्ट में जाएगा
अब वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाके वो सूट फाइल करेगा। लेकिन सेक्शन 6 में टाइम लिमिट कितनी है? सेक्शन 6 में जो टाइम लिमिट है दैट इज 6 मंथ्स। और ये 6 मंथ्स कहाँ से काउंट करते हैं? ये 6 मंथ्स काउंट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है, तो उसको अब 6 मंथ्स में ये क्या करना है? 6 मंथ्स में ये सूट फाइल करना है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो 6 मंथ्स की टाइम लिमिट है, ये 6 मंथ्स की टाइम लिमिट लिमिटेशन एक्ट में प्रिस्क्राइब नहीं है। ये 6 मंथ्स की टाइम लिमिट है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ही प्रिस्क्राइब्ड है। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है। और जब हमने सेक्शन 5 पढ़ा था, वहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब था 12 ईयर्स का, वो लिमिटेशन एक्ट में प्रिस्क्राइब था। वो लिमिटेशन एक्ट में प्रिस्क्राइब था और ये स्पेशल रिलीफ एक्ट में प्रिस्क्राइब है। तो ये आ गया सेक्शन 6। सेक्शन 6 की एक और बात मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 6 में आप केस फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में सेक्शन 6 में केस फाइल नहीं हो सकता। तो अगर स्टेट ने प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है तो सेक्शन 6 का सहारा आप नहीं ले सकते। दूसरी बात, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। तो कोई अपील नहीं होगी किसी भी ऑर्डर की या डिक्री की पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। ये बात समझ में आई आपको? तो सेक्शन 6 में ये सारी चीजें होती है। सेक्शन 6 में ये सारी चीज़ें होती है। कंसेंट के बिना अगर किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है तो वो 6 मंथ्स के अंदर क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है दोबारा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए। लेकिन सूट फाइल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं हो सकता। और दूसरी बात, इसमें जो ऑर्डर या डिक्री आएगी उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती। अपील फाइल करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, अब जरा ये देखते हैं कि हमने 2 सेक्शंस पढ़े। एक हमने डिस्कस किया सेक्शन 5 और दूसरा हमने डिस्कस किया सेक्शन 6। तो ये जो सेक्शन 5 है और ये जो सेक्शन 6 है, इन दोनों सेक्शंस में हमने क्या डिफरेंस देखा? सिमिलैरिटी तो हमने ये देखी। पहले अगर मैं बात करूं सिमिलैरिटीज़ की, तो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, राइट? करते हैं। दोनों में से किसी भी सेक्शन में मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं की गई है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात हमने ये देखी कि दोनों सिचुएशंस में एक चीज़ कॉमन थी कि एक पर्सन के पास किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन है और उसको उस प्रॉपर्टी से क्या किया गया है? उस प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोजेस किया गया है। और जब उसको डिस्पोजेस किया गया तो वो सूट फाइल कर सकता है। यही देखा हमने। लेकिन अब डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि सेक्शन 5 में जो सूट फाइल होता है उसके लिए 12 ईयर्स की टाइम लिमिट है। लिमिटेशन पीरियड कितना होता है यहाँ पे? 12 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड है। और ये लिमिटेशन पीरियड कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? ये लिमिटेशन पीरियड जो है ये लिमिटेशन एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ देखिए सेक्शन 6 में जो सूट फाइल होता है, ये सूट फाइल होता है कितने मंथ्स में? डिस्पोजेस करने से 6 मंथ्स में फाइल होता है। और ये जो 6 मंथ्स की टाइम लिमिट है ये कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में प्रिस्क्राइब्ड है। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे एक रेगुलर सूट फाइल होगा, ठीक है, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यहाँ पे एक क्या फाइल होगा? रेगुलर सूट फाइल होगा। और फिर जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की, तो यहाँ पे फिर एक समरी, ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग एक तरीके से समरी सूट जो है वो फाइल करते हैं। अब थर्ड डिफरेंस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इन दोनों सेक्शंस में और क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगला डिफरेंस भी ज़रा देख लिया जाए, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का। सेक्शन 5 जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो टाइटल के ऊपर बेस्ड है,
और टाइटल दो तरीके से हम देखते हैं, टाइटल हम देखते हैं दो तरीके से। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देर इज नो क्वेश्चन ऑफ टाइटल। सेक्शन 6 में देर इज नो क्वेश्चन ऑफ टाइटल। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो जो कंस्ट्रक्टिव ओनर है और जो एक्चुअल ओनर है, दोनों में से कोई भी केस फाइल कर सकता है। सेक्शन 6 अमेंड हो चुका है, ये मैंने आपको बताया। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो एक्चुअल ओनर है और जो कंस्ट्रक्टिव ओनर है, और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए, मोर्गेजर, मोर्गेजी, उनमें से कोई भी सूट फाइल कर सकता है। अगर मोर्गेजी को भी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है तो वो भी सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6। ठीक है, टाइम लिमिट हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिलती है, रेगुलर सूट फाइल होता है और यहाँ पे मिलती है बेसिकली समरी रेमेडी जो है वो यहाँ पे मिलती है। वहाँ पे 12 ईयर्स का टाइम मिलता है सेक्शन 5 में, और सेक्शन 6 में टाइम कितना मिलता है, सेक्शन 6 में टाइम मिलता है सिर्फ 6 मंथ्स का। सेक्शन 6 में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप रेगुलर सूट फाइल करोगे इजेक्टमेंट के लिए और वहाँ पे आपको समरी रेमेडी मिलेगी। इज दैट क्लियर, समझ में आया आपको? तो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को हमने कुछ इस तरीके से समझा कि क्या लिखा हुआ है सेक्शन 5 में और क्या लिखा हुआ है सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आज के वीडियो के साथ साथ हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 6 सेक्शंस को कवर कर लिया है 2 वीडियोज़ में मिला के। लास्ट वाले वीडियो में मैंने 4 सेक्शंस को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस किया है, दैट इज सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप लोग जब इन सेक्शंस को पढ़ें तो अपने पास में बेराक्ट को रखें, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बेराक्ट है। बेराक्ट में से आप उसका जो प्रॉपर थ्योरी है उसको रीड करें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें, या इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी पढ़ेंगे तो भी आपको सारी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। आई रियली होप इस वीडियो से आपको सारी बातें एग्जैक्टली समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।